गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस एक्सरसाइज में 10.2 स्टडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ डिफिनेशंस और कुछ फॉर्मूले आपको स्टडी करने होंगे। तो आइए सबसे पहले आपको बता देना यूनिट वेक्टर। तो उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं कि जिस भी वेक्टर का मॉडुलस आप फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड इफ 1 देन दिस वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो एक्सिस जो होती है एक्स वाई जेड एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग एक स्पेशल यूनिट वेक्टर बनाई गई आई कैप जे कैप एंड के कैप। कैप यू नो हियर मैंने कहा कोई ए वेक्टर है, अगर उसको यूनिट वेक्टर नाउ राइट में यूनिट वेक्टर आवे तो क्या करते हो ए कैप, और इसको फाइंड आउट कैसे करते हो नाउ वेक्टर ऑफ ए एंड दिस मॉडुलस ऑफ ए, यानी कोई वेक्टर ए दिया है अगर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो जस्ट उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हो। तो स्पेशल क्या किया गया कि x y एंड z, ओके, इन एक्सिस के अकॉर्डिंग एक यूनिट वेक्टर बना दिया गया स्पेशल, यानी x एक्सिस के अकॉर्डिंग i कैप एंड y एक्सिस अलोंग j कैप एंड z एक्सिस अलोंग k कैप। तो ये हमेशा माइंड में रखना होगा कि x y z परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से 90 डिग्री पर। तो i कैप j कैप k कैप ये भी हमेशा यू नो हियर हमेशा कंसीडर करके आपको चलना होगा कि i j k के भी, यानी i और j के बीच में कोई एंगल पूछ ले तो क्या बताओगे 90, j और k के बीच का एंगल कोई पूछ ले 90 बताओगे, तो इनके बीच का एंगल भी 90 होता है। और i j k कैसे है यूनिट वेक्टर है, इट मींस i कैप j कैप r k कैप इन सब की वैल्यू क्या है हमेशा 1 है। अब एक चीज और बताते हैं, पोजीशन वेक्टर पहले बता चुके हैं, यहां फिर एक बार बता दे कि जैसे कोई पॉइंट अगर यहां मैं मान लेता ये P और इसके कोऑर्डिनेट लिख देता x y z, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट दिस पॉइंट हियर O, अगर ये पॉइंट O है ये P, तो इस OP वेक्टर को हम इन यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से OP वेक्टर इज इक्वल टू हियर x को किस यूनिट वेक्टर से शो किया i कैप, तो हम लिखेंगे x i कैप एंड y को किससे शो किया j, तो देन प्लस y j कैप एंड प्लस हियर z k कैप। तो समझ में आ गया। जैसे एक कोई पॉइंट और ले लेता हूं, मैंने कोई पॉइंट लिख दिया l और यहां कह दिया 2, 5, 7, तो इसको कैसे लिखोगे o के रेस्पेक्ट में o l वेक्टर हियर 2i प्लस 5j प्लस 7k, क्लियर। OP इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, ये मैंने बता दिया आपको। अब यही मैं एक चीज और बात कर लेता हूं, ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, क्योंकि ये क्या हो गया ये एक वेक्टर ही तो है, ओके। तो मैंने आप यहां लिख दिया a इज इक्वल टू हियर ये वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk। तो किसी भी वेक्टर के अगर कंपोनेंट पूछे जाते हैं तो 2 टाइप से पूछे जा सकते हैं, कैसे, एक तो होता है स्केलर कंपोनेंट और दूसरा वेक्टर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट इसमें क्या होगा और वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, स्केलर मींस ओनली मैग्नीट्यूड, तो यहां मैग्नीट्यूड क्या है, इसको एक एग्जांपल मैंने यहां भी बताया, तो ये 2 क्या है मैग्नीट्यूड है, 5 क्या है मैग्नीट्यूड है, 7 क्या है मैग्नीट्यूड है। तो यहां अगर स्केलर कंपोनेंट लिखना हुआ इसका वेक्टर a का, तो क्या बताओगे ओनली x, y, z, ये क्या होगा स्केलर कंपोनेंट होगा, क्लियर। और अगर वेक्टर कंपोनेंट की बात आपसे की जाए तो इट मींस ये जो कंपोनेंट है इनके डायरेक्शन भी आपको बताने होंगे। तो डायरेक्शन कौन सी चीज बता रहा है i j एंड k, तो बस यहां अगर इसी वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट पूछा जा रहा है तो x को i के साथ लिख दो, y को j के साथ लिख दो एंड z को k के साथ लिख दो, ओके। तो यू नो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये लिखा हुआ है OL 2i 5j 7k, तो यहाँ स्केलर कंपोनेंट कौन सा हो गया 2, 5, 7। और दूसरी चीज इसका वेक्टर कंपोनेंट 2i 5j 7k, ओके। अब मैं दूसरी चीज यहां इसके मॉडुलस की बात कर लेता हूं, मॉडुलस बताया था लेकिन यहां फिर बता दूं, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकालना हो तो स्क्वायर रूट लगाओ, स्क्वायर ऑफ i कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ j कंपोनेंट एंड प्लस स्क्वायर ऑफ k कंपोनेंट। अगर ये माइनस में है तो यहां भी माइनस लिखोगे तो क्या आ जाएगा प्लस ही तो आ जाएगा, तो ये इसका मॉडुलस होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन की, इसको भी बाद में बात करेंगे।
तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है? यू नो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, जैसे यहां एक पॉइंट P सिलेक्ट किया था x, y, z, देन दिस पॉइंट x, y, z आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, या कह लो जो स्केलर कंपोनेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, अब इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करने जा रहा हूं ये देख लो। मैंने x एक्सिस बनाया एंड दिस हियर y एंड दिस हियर z, और यहां कोई पॉइंट P ले लिया and let this point A, B, C and this here O, ये क्या हो गया O। तो यहां OP का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या लिखोगे, AI plus BJ plus CK, then here ABC are direction ratios, तो यहां आपका डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, A, B, C, और ABC क्या था, स्केलर कंपोनेंट था, तो उसी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। अब हम करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालो, तो सबसे पहले डायरेक्शन एंगल समझ लो, डायरेक्शन एंगल क्या होता है। मैंने इस OP पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये दिस। नाउ इफ यू this OP vector make an angle alpha with x axis and beta with y axis and gamma with z axis, then alpha, beta, gamma are called direction angle। तो यहां डायरेक्शन एंगल भी समझ में आ गया, क्योंकि देखो मैथ में दो मेथड्स होते हैं किसी भी चीज को स्टडी करने, एक डेफिनेशन का मेथड होता है और एक वर्क करने का मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहां डायरेक्शन एंगल क्या हो गया, अल्फा, बीटा एंड गामा, डायरेक्शन रेशियोज बता दिए, डायरेक्शन एंगल हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, इफ ऑल एंगल राइट विथ cos, then it means cos alpha, cos beta, cos gamma, then this called here direction cosine। ये चीज समझ में आ गई। एंड डायरेक्शन कोसाइन it means L, M, N also represent by LMN, यानी हम डायरेक्शन कोसाइन को LMN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस यहां L की वैल्यू क्या हो गई, cos अल्फा हो गई, और M की वैल्यू क्या हो गई, cos बीटा हो गई, N की वैल्यू क्या हो गई, cos गामा हो गई। तो समझ में आ गया डायरेक्शन कोसाइन क्या, डायरेक्शन एंगल क्या है इसके अकॉर्डिंग। जब आपका एंगल पता हो उस वेक्टर के किसके एक्सिस के अकॉर्डिंग, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं यहां, जैसे मैं लिख रहा हूं कि कोई ये दिस, मैंने क्वेश्चन लिया, इफ एनी लाइन मेक एन एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहां कोई जरूरी नहीं कि सबका सम 180 है, कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैंने ऐसे लिख दिया विद एक्सिस, यानी कोई लाइन है जो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस से 30, 60, 90 एंगल बना रहा है। अब आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिया गया, तो आप क्या लिखोगे, नाउ डायरेक्शन कोसाइन हियर, एंगल आपको पता है x, y, z एक्सिस के अकॉर्डिंग उस लाइन से, तो बस आप लिखेंगे cos 30, cos 60 एंड cos 90। तो देन cos 30 √3/2, cos 60 1/2 एंड cos 90 है 0। ओके, दिस हियर डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर आ गया। अब मैं दूसरी बात करता हूं, बट जब कोई वेक्टर दिया होता है और तब आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना होता है, ओनली वेक्टर, एंगल नहीं दिया होता, तब आप दूसरा रूल फॉलो करते हैं। तो कौन सा रूल फॉलो करते हैं वो भी बता दे रहा हूं। तो वहां जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूं, इफ गिवन हियर OP वेक्टर, देन xi प्लस yj प्लस zk, या मैं इसी की बात कर लेता हूं ABC, ओके, देन AI BJ प्लस C। तो यहां ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या। अब आपको यहां डायरेक्शन कोसाइन पता करना है, तो कैसे पता करोगे, नाउ राइट हियर OP कैप, OP कैप पहले पता कर लो। क्या पता करोगे, OP कैप। तो OP कैप इज इक्वल टू क्या, मैंने किसी वेक्टर का अगर कैप, जैसे A वेक्टर है, इसका कैप निकालने के लिए क्या करते हो, A कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ A एंड डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ A, यही तो मैंने बताया।
तो इट मींस क्या होगा, ओपी वेक्टर अपॉन ओपी वेक्टर मॉड ऑफ एन। तो ओपी वेक्टर का जो यहां मॉडुलस निकालना मैंने बताया है, तो इसका मॉडुलस क्या आएगा, इसका जो मॉडुलस आएगा हियर ओपी मॉडुलस हियर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ i कंपोनेंट, इट मींस a स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ j कंपोनेंट एंड स्क्वायर ऑफ k कंपोनेंट, ये आ गया आपका। तो यहां OP अपॉन दिस जब लिखोगे तो क्या मिलेगा, ai प्लस bj प्लस ck अपॉन हियर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देन OP कैप हियर a अपॉन, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, OP का मॉड तो लिख सकते हैं, या आप पूरा लिखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू i एंड प्लस सेम हियर b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर इनटू j प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इनटू k। Then this here, it means this here li and this here mj and this here nk, okay? You know here मैंने बताया है कि cos alpha, cos beta, cos gamma here डायरेक्शन कोसाइन and also denoted by l and n। तो ये जो आया आपका ये पूरा, ये क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया किसके अकॉर्डिंग, along x axis, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया along y axis, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया along z axis, यानी n equal this, m equal this, n equal this, ओके? समझ में आ गया? तो यहां माइंड में ये रखना है कि अगर एंगल दिया हुआ है तब तो सीधा cos के साथ रिटर्न करके सॉल्व करके बता दो, लेकिन जब वेक्टर होगा तब जब फाइंड करोगे तो जैसे देखो यहां क्या करोगे, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालोगे, क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर, जो भी वेक्टर होगा, ओके, इस फार्मूले से, और उसके बाद जो i का कंपोनेंट होगा वो l बनेगा, जो j का कंपोनेंट होगा वो b बनेगा, और जो k का कंपोनेंट होगा वो n बनेगा, दिस l m n। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट रूल और निकल के आती है, क्या चीज है, ये बहुत पॉइंट से आपको रखना होगा, क्या, जो अभी बताने जा रहा हूं कि l का स्क्वायर कर दो, m का स्क्वायर कर दो और n का स्क्वायर कर दो, देखो क्या मिलता है, ये हमेशा 1 मिलेगा, क्यों भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर अपॉन दिस, मैं करके देख ले रहा हूं, देखो l का स्क्वायर रख दिया आपने प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो यहां क्या मिलेगा, l की वैल्यू यहां क्या है, a अपॉन दिस, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब हम बात करते हैं b कंपोनेंट m कंपोनेंट की, तो b स्क्वायर अपॉन दिस आ जाएगा, पूरा ये चीज लिखोगे, फिर प्लस नाउ n इक्वल दिस, सो c स्क्वायर बाय दिस, ठीक, सेम चीजें होंगी, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल 1। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल निकल के आती है, क्या, कि जब भी डायरेक्शन कोसाइन, क्या, डायरेक्शन कोसाइन का कभी भी स्क्वायर करके उनका अगर सम करोगे, या यहां लिख सकते हो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल हमेशा क्या है, 1 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। तो जब एंगल दिया हो तो cos साथ में राइट करके, ये मैंने मेथड बताया, बस जब कोई वेक्टर दिया हो तो i j के कंपोनेंट क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे, कोसाइन निकालना है तो उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दो, i का जो कंपोनेंट होगा वो l बन जाएगा, j का जो होगा वो m बन जाएगा और k का जो होगा वो n बन जाएगा। समझ में आ गया? अब स्टूडेंट्स टू वेक्टर्स को एडिशन करना सीख लेते हैं, सेपरेशन करना। लेट हियर टू वेक्टर्स, हम एग्जांपल थोड़ी समझा रहे हैं आपको। जैसे मैंने कहा वेक्टर a एंड b, एनी टू वेक्टर्स, अब मैंने एग्जांपल के लिए लिख लिया 2y प्लस 3j एंड माइनस या प्लस जो भी लिख लो 4k, एंड अदर वेक्टर हियर b 3i एंड प्लस 2j प्लस 3k, एंड नाउ a प्लस b, यानी a हियर बोथ वेक्टर, दोनों को ऐड करना है, तो i का जो कंपोनेंट होता है वो i कंपोनेंट से ऐड होता है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। तो दोनों को ऐड करोगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 5 एंड j कंपोनेंट हियर, ऐड हियर j कंपोनेंट, इट मींस 3 प्लस 2 5j एंड 4 प्लस 3 हियर 7, बट नाउ सब्ट्रैक्ट हियर,
अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो देखो क्या आएगा, a वेक्टर माइनस आप b वेक्टर। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो यहाँ b जो वेक्टर है उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि b के आगे क्या लगा हुआ माइनस। तो मैं यहाँ थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, अगर यहाँ माइनस लग गया तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। देन 2 माइनस 3 तो माइनस 1 आता है ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस i एंड 3 माइनस 2 इट मींस प्लस j। 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 4 माइनस 3 ओनली हियर k। ओके, ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है। अब मैं बात करता हूं कि वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टी होती है, एडिशन की प्रॉपर्टी यहां मैं सिर्फ बता रहा हूं, तो सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी होगी वो फॉलोइंग, क्योंकि a माइनस b और b माइनस a सेम नहीं आएगा, वो अलग है। तो ये जो लिखा हुआ है कि वेक्टर जो होता है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होता है विद एडिशन, यानी एडिशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव भी होगा। कम्यूटेटिव मींस क्या, a प्लस b इक्वल टू b प्लस c। एसोसिएटिव मींस a प्लस b प्लस c। तो इसको ब्रैकेट में कर दो, आर राइट हियर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो समझ में आ गया, एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कोलिनियर की। तो आपको कोलिनियर का डेफिनेशन बताया, इफ एनी टू वेक्टर हियर पैरेलल देन कोलिनियर। बट वो डेफिनेशन की, जब आपको दो वेक्टर को शो करना होता है हियर टू वेक्टर आर कोलिनियर, तब आप क्या करते हैं, तो वहां हमको क्या दिखाना होता है। मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। पहले का इफ a and b are collinear, अब डेफिनेशन लिखोगे, then a1 upon b1 is equal to a2 upon b2 is equal to a3 upon b3। इसका मतलब क्या, अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो जो i कैट के कंपोनेंट होंगे उनका रेशियो, j कैट के जो कंपोनेंट होंगे उनका रेशियो, और k कैट के कंपोनेंट होंगे उनका रेशियो, ये आल सब क्या आएगा, सेम आएगा। इट मींस कोई फिक्स वैल्यू आएगी। ओके, दूसरी चीज, अब मैं परपेंडिकुलर की बात कर रहा था। मैंने लिखा इफ a and b are परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होने के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है, ये देख लो, यहां a1 a2 a3 b1 b2 b3 क्या थे, डायरेक्शन रेशियोज थे। क्या थे, डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर a और b आर परपेंडिकुलर हैं तो यहां इन कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर दें, यानी करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें, तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो, इफ a and b are perpendicular then a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये क्या आएगा, 0। ओके, यानी हम i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस कर दें, a2 b2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, k कंपोनेंट को k के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सबको प्लस कर दें, तो हमेशा क्या आएगा, 0। एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट है सीखनी है आपको, क्या कि ये a1 a2 a3 किस फॉर्मेट में थे, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्मेट में थे। बट अगर सपोज दैट यहाँ डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मेट में भी लिखा है तब भी, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है वेक्टर a is equal to l1i plus m1j plus n1k, और b is equal to क्या लिखा है, l2i plus m2j plus n2k, और आपको यहाँ दिखाना है कि a परपेंडिकुलर टू b, तो क्या कंडीशन फॉलो करना है, तब भी सेम यही कंडीशन होता है, परपेंडिकुलर ले चाहे डायरेक्शन रेशियो हो या डायरेक्शन कोसाइन, करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट होगा उनका सम हमेशा क्या आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। तो ये भी समझ में आ गया, ये परपेंडिकुलर के लिए। तो वेक्टर जॉइन 2 पॉइंट्स स्टडी हमें करना है। तो यूनिट स्टूडेंट्स हमने बता रखा पहले कि अगर कोई पॉइंट एक दिया हो p x, y, z, तो ये x, y, z क्या हो गया, ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। और इस p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे बताओगे, पोजीशन का मतलब एक सेंटर से इस पॉइंट की पोजीशन, तो बस o मैंने सेंटर मान लिया, देन राइट हियर OP इक्वल टू आप क्या लिखते हो, xi प्लस yj प्लस zk, ठीक। बट सपोज दैट 2 पॉइंट्स दिया हुआ, एक पॉइंट a है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1,
एंड सेकंड पॉइंट हियर बी x2 y2 z2। अब आपसे अगर ये पूछ लिया गया कि ए बी वेक्टर क्या होगा, ओके, तो ए बी वेक्टर कैसे लिखोगे? ए बी है तो ए यहां क्या हो गया, ए इनिशियल पॉइंट हो गया और बी क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। बी एक पूछा जाता है तो वो दूसरा होगा, अभी निकाल के दिखा। ए बी का मतलब क्या भाई, यहां हमें ए पॉइंट का अगर पोजीशन हम देखते तो ओ ए होता और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता तो ओ बी होता। इसका मतलब हो गया कि जो ये फिक्स पॉइंट यहां जो ओ है सेंटर, ये ओ ए हुआ और ये आपका ओ बी हुआ, तो ओ बी और ओ ए का डिफरेंस, लेकिन किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ए बी पूछा जा रहा है, ए बी, तो ए क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया और बी क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। तब आपको क्या करना होगा, यहां ए बी वेक्टर निकालने के लिए हम जो एंड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे और इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को उसमें से माइनस कर देंगे। ये चीज समझ में आ गई? तो OB मींस क्या, आपको इस तरह बता रखा है कि कैसे लिखते हो, x2i प्लस y2j प्लस z2k, ओके, एंड माइनस OA वेक्टर मींस क्या, OA वेक्टर मींस x1i प्लस y1j प्लस z1k। आप सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको बता रखा है i को i के कंपोनेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। अब अगर आपके माइंड में यह आ रहा है सर क्या मुझे इतना हमेशा लिखना पड़ेगा? नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते थे भाई, ए बी निकालना है तो बी क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया, तो x2 में से x1 माइनस कर दो, जो एंड पॉइंट होगा उसी को निकालना है, फिर y2 माइनस y1 कर दो, ये j का कंपोनेंट हो गया, और z2 माइनस z1। बट अगर यहां b a निकालना कहता तब क्या करते हैं, तो b क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया और a क्या हो गया, एंड पॉइंट, तो क्या करोगे, अब की बात लिखोगे x1 माइनस x2, क्योंकि एंड पॉइंट a है तो एंड पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं, तो x1 को x2 में से माइनस करोगे, एंड i हियर एंड y1 माइनस y2 हियर j एंड z1 माइनस z2 हियर k। तो ये समझ में आ गया। और अगर दो पॉइंट दिए हैं उसका डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है तो पहले ऐसे को निकाल लो, AB का डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है तो AB आपने पता कर लिया, तो उसका डायरेक्शन रेशियो यही होगा, ये x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। समझ में आ गया? तो ये डायरेक्शन रेशियोज भी पता कर लोगे। दो पॉइंट दिया हुआ, जैसे एग्जांपल में लेते हैं 2 3 5 लिखा हुआ एक पॉइंट और दूसरा मान लिखा 1 3 और 2 लिखा हुआ है। अब ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। आपसे किसी ने पूछ लिया कि AB का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, AB देखो AB मैंने कहा है तो B लास्ट में, इट मींस 1 minus 2 then minus 1, 3 minus 3 then 0, 2 minus 5 तो क्या हो गया -3, यानी AB का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया -1 0 -3। बट यही कोई BA का पूछता तब आप क्या बताते, A हो गया लास्ट पॉइंट, तो 2 minus 1 it means 1 and here 3 minus 3 0 here and 5 minus 2 3 here। तो समझ में आ गया, दो पॉइंट दिया हो तो कैसे निकालोगे। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2। तो आइए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड, ओके, फॉलोइंग दिस वेक्टर। तो A B C तीन वेक्टर दिए हैं और हर एक वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं किसी एक वेक्टर का बता दे रहा हूं, ओके, यू नो मैग्नीट्यूड मैंने बता ही रखा है, जैसे मान लो B का ही मान लो, तो B का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू दिस, यानी उसको मॉडुलस के साथ लिखते हो तो मैग्नीट्यूड क्या आता है, या ओनली B लिख दोगे तो भी मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या बता रखा है, नाउ टेक रूट एंड स्क्वायर ऑफ I कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ J कंपोनेंट, तो -7 है वो प्लस हो जाएगा, एंड प्लस स्क्वायर ऑफ K कंपोनेंट, ओके। तो क्या आ गया 2 2 4 प्लस 49 प्लस 3 3 9। अब इसको सॉल्व कर लो, लिख दो, जो हो गया वो हो गया मैग्नीट्यूड। ऐसे इसका भी फाइंड कर लोगे। अब मैं दूसरी बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की कह रहा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो अब ये समझ लो, इसके लिए कोई फिक्स आंसर आप नहीं लिख सकते, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं, हमें टू डिफरेंट वेक्टर लिखना है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। तो मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे मैंने कोई
और इसके लिए लिख दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसे मैंने लिख दिया। ओके, ये हो गया ए वेक्टर। अब एक बात बताओ, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो आप यही तो लिखोगे a कैप a मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू हियर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर? यही तो आप लिखोगे। तो ये क्या है, डिफरेंट वेक्टर बट सेम मैग्नीट्यूड। अब मैं दूसरा वेक्टर को लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, b एक वेक्टर लिखा, बस i j के कंपोनेंट आपस में बदल दो। भाई स्क्वायर करना है, चाहे इधर करो चाहे उधर करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं 3i प्लस 2j प्लस 4k, यानी वही 2 3 4 ही यूज करो, बट i j के कंपोनेंट आपस में बदल दो। मॉडुलस निकालोगे तो फिर तो वही आएगा, तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा और डिफरेंट हो गया आपका। समझ में आ गया? वैसे बहुत सारे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। मुझे दो डिफरेंट वेक्टर लिखने, लेकिन डायरेक्शन दोनों के सेम होने चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, a इक्वल टू कोई वेक्टर लिख दिया, जैसे ये लिखा 2i प्लस 3j प्लस 4k। यहां मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, यहां कह रहा था डिफरेंट वेक्टर हो लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या सेम हो। तो देखो a इक्वल मैंने लिख दिया। अब दूसरी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? दूसरा जो b वेक्टर लिखूं उसमें क्या करूं, किसी एक ही फिक्स नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। किसी एक फिक्स नंबर से, जैसे मान लो 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, मान लो 3 ले लिया। अब 3 से करना मल्टीप्लाई कर 6i प्लस 9j प्लस 12। ओके, तो ये क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। बस किसी एक फिक्स नंबर से कोई वेक्टर लिखो, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। बट इसी में एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ये कहता है टू डिफरेंट वेक्टर बट अपोजिट डायरेक्शन, तब क्या करते? तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते। किससे मल्टीप्लाई करते? माइनस से, किसी एक नंबर से। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि इफ 2i plus 3j and xi plus yj आर इक्वल वेक्टर। तो इक्वल का मतलब क्या, ये हो गया। इक्वल वेक्टर मैंने नहीं बताया तो मैं अब बता दे रहा हूं कि अगर मैंने दो वेक्टर लिखा a इक्वल b वेक्टर एंड a हियर a1i plus a2j plus a3k and b vector here b1i plus b2j plus b3k, यानी a और b वेक्टर दोनों इक्वल है। जैसे आप कोऑर्डिनेट में लिखते थे x1 y1 इक्वल x2 y2, देन x1 इक्वल x2 एंड y1 इक्वल y2। वैसे अगर दो वेक्टर इक्वल है तो i के कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए और ये j के कंपोनेंट के इक्वल होने चाहिए और a3 के कंपोनेंट, ओके, देन a1 इक्वल b1, a2 इक्वल b2 एंड a3 इक्वल b3, ये होनी चाहिए। तो यहां क्या होगा, i का कंपोनेंट 2 एंड i कंपोनेंट x, देन x इक्वल 2 एंड y इक्वल हियर 3। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट एंड गिवन हियर एनी वेक्टर इनिशियल पॉइंट हियर a 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5, 7। तो मुझे क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स दिए हैं और हमें इसके स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट को फाइंड करना है। ओके, तो पहले पॉइंट 2, 1 है एंड ये इनिशियल पॉइंट्स है एंड ये टर्मिनल मींस एंड पॉइंट है। तो आपको बता दिया था पहले ही कि इनिशियल जो पॉइंट्स होता है हम उसको पहले लिखते हैं और टर्मिनल पॉइंट को बाद में लिखते हैं। इट मींस पहले ए बी वेक्टर पता कर लो। तो ए बी इक्वल टू मैंने क्या अभी बताया था कि जो सेकंड वेक्टर है x वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाले पॉइंट के x वाले कोऑर्डिनेट से माइनस कर लो, तो -5, 2 यानी -5 -2। ठीक है? तो क्या आपको अभी पता है कि x1 y1 है कोई पॉइंट्स और दूसरा है x2 y2। ओके, दिस a पॉइंट दिस b पॉइंट, तो a b कैसे लिखते हो, a b x2 x1i, ओके, एंड प्लस y2 माइनस, देखो यहां -5 था और यहां क्या है 2, देन -2i एंड प्लस 7 -1 j k नहीं है कोई बात नहीं, तो -7i हो गया एंड प्लस 6j। तो यहां स्केलर कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ओनली -7, 6, बट वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा
माइनस 7i कामा 6j, ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 आप फाइंड कर लोगे, ए बी सी दिया हुआ, सिर्फ सम करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए। ए वेक्टर दिया है और इसकी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन हमें पता करनी है, ए कैप पता करना है। तो आइए ए कैप पता कर लेते हैं। क्योंकि ए कैप क्या होता है, ए कैप मींस समझ लो क्या है कि जैसे ये ए वेक्टर मैंने लिख दिया, तो ए कैप मींस इसके यूनिट वेक्टर, मतलब इसकी हमें एक डायरेक्शन, यानी हमें इसका मैग्नीट्यूड पता करना है बट हमें इसकी डायरेक्शन भी पता करनी है साथ में। ओके, तो ए कैप ये यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को आप कैसे शो करते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो? नाउ राइट हियर वेक्टर एंड डिवाइड हियर मॉडुलस ऑफ ए। तो ए का मॉडुलस क्या होगा स्टूडेंट्स? पहले तो ए वेक्टर राइट कर लो, a प्लस j प्लस 2k, एंड यू नो हियर मॉडुलस ऑफ ए कैसे लिखते हो? स्क्वायर रूट कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर देन दिस। तो यहां क्या हो गया? a कैप इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k कैप एंड रूट ऑफ 4 5 एंड 6, देन दिस योर आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ। ओके, फिर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी है PQ के रेस्पेक्ट में, बट P हियर 1 2 3 एंड Q हियर 4 5 6। तो P हियर इनिशियल पॉइंट एंड Q हियर टर्मिनल पॉइंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बन गया आपका। क्या लिखोगे? 4 minus 1 it means 3i and 5 minus 2 then here 3j and 6 minus 3 then here 3k। ओके, अब आप PQ निकालना है तो आप फाइंड कर लोगे PQ दिस एंड मॉडुलस ऑफ PQ कर लोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं। गिवन हियर A and B एंड फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ A कैप प्लस B कैप, यानी इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले इसको मैंने मान लिया लेट हियर दिस C वेक्टर, इसका मतलब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसका यूनिट वेक्टर अगर हम फाइंड आउट कर ले, C का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ C वेक्टर क्या होगा, यानी हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसलिए मैंने C मान लिया, केवल एक ही वेक्टर बना दिया, लिखने के लिए आसानी है। तो C इक्वल क्या होगा? A और B को ऐड करो, तो I कंपोनेंट प्लस I कंपोनेंट, 2 minus 1 इट मींस ओनली I कैप, माइनस 1 एंड प्लस j, तो j क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, देन 0 हियर कैंसिल हो, तो लिखने की जरूरत नहीं। एंड नाउ माइनस 2 एंड माइनस 1 देन माइनस 3k। अब हमें क्या करना होगा, यानी हमें निकालना है यूनिट वेक्टर ऑफ A प्लस B। इट मींस नाउ राइट हियर C कैप देन C अपॉन C मॉडुलस ऑफ दिस। तो C की वैल्यू ये है आपकी, पूरी लिख दो, I कैप माइनस 3k कैप एंड अपॉन हियर स्क्वायर रूट कोएफिशिएंट ऑफ I मींस 1 स्क्वायर एंड प्लस j तो नहीं है तो 0 हो गया वो, and k here minus 3, तो minus 3 का स्क्वायर। ओके, then I cap minus 3k cap and root of 9 and 1 here 10, this your answer। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आप कंप्लीट करोगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो होंगे क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।